जी कैफ 4 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 5। कल हमने चैप्टर 2 कंप्लीट किया था, सारे कंसेप्ट्स आपको होम असाइनमेंट दी गई थी। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चंस जो इस पूरे चैप्टर के हैं, केस स्टडीज़ हैं, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन और केस स्टडीज़ तो मैंने खुद ही क्लास में डिस्कस कर दी थी ना, जो मेरे ख्याल में अहम थी ज़्यादा और मुश्किल थी। लेकिन स्टिल आपको अगर पूरे चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन केस स्टडी ऐसा लगे जिसे डिस्कस करना चाहिए तो आप बता सकते हैं। फिर इसके बाद एमसीक्यूज आपको होम असाइनमेंट दी गई थी, एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और केस स्टडी को अटेम्प्ट करने का एक रूल बताऊंगा आपको। पहला और सबसे अहम रूल, लॉ की केस स्टडी को अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। तो पहले कल चैप्टर 2 में हमने कल चैप्टर 2 कंप्लीट किया। इसमें कोई कंसेप्ट, अगर आप क्वेश्चन को भी रहने दें, कोई कंसेप्ट ऐसा है जो आप समझते हैं कि आपका वीक है, सही तरीके से समझ नहीं आया, पूछना चाहते हो पूछ सकते हैं जी। अगेंस्ट ऑफर एंड अगेंस्ट ऑफरिंग। अच्छा, ये रूल लगता है एक्सेप्टेंस पे, सिर्फ ऑफर पे या रेवोकेशन वगैरह का रूल ये है कि जब भी कोई ऑफर या रेवोकेशन अगली पार्टी तक पहुंचती है, जैसे ही पहुंचती है वो इफेक्टिव हो जाती है। उसका ऑफर या रेवोकेशन की कम्युनिकेशन का एक ही असूल है कि जिस बंदे को सेंड किया आपने, अगर उस तक पहुंच गई तो वो ओके। एक्सेप्टेंस सेंड करने का असूल थोड़ा मुख्तलिफ है। जब हम एक्सेप्टेंस सेंड करते हैं ना किसी को, तो ये दो हिस्सों में कंप्लीट होती है। दो हिस्सों का, दो पार्ट्स का मतलब ये है कि किस पार्ट पे कौन सी पार्टी बाइंडिंग होती है। देखिए, जब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, उसमें दोनों पार्टीज बाइंडिंग होती हैं अपना अपना रोल प्ले करने के लिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पे, ठीक है। लेकिन जब एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट की जाती है तो एक पॉइंट ऐसा होता है जिसपे एक पार्टी बाइंडिंग हुई है और दूसरा पॉइंट ऐसा होता है जिसपे दोनों पार्टी बाइंडिंग हो जाती है। यानी एक्सेप्टेंस के दो फेजेस हैं। पहले फेज में एक पार्टी बाइंड होगी, दूसरे फेज पे दोनों पार्टी बाइंडिंग होगी। जब एक्सेप्टर ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस सेंड कर दिया तो सेंड करने पे एक पार्टी बाइंड हुई, ऑफरर। इसे कहते हैं एज अगेंस्ट ऑफरर। और जब ये लेटर, एक्सेप्टेंस लेटर ऑफरर तक पहुंच गया, उसके नॉलेज में आ गया, तो अब दोनों पार्टीज बाइंडिंग हो गई, ऑफरर भी ऑफरी भी। इसको कहते हैं एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट ऑफरी। यानी अब ऑफरी भी बाइंड हो गया, अब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो जो कंप्लीट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ये कब बना? जब एक्सेप्टेंस लेटर ऑफरर के पास पहुंचा, ठीक है। तो सिंपल रूल, ऑफर रेवोकेशन वगैरह जो होती है ये एक ही स्टेप में कम्युनिकेट होती है, जब ये दूसरी पार्टी के पास पहुंच जाए, ऑफर वगैरह या रेवोकेशन। लेकिन जो एक्सेप्टेंस लेटर है, एक्सेप्टेंस है, ये दो फेजेस में कम्युनिकेट होती है। पहला फेज जब एक्सेप्टेंस लेटर सेंड किया जाता है, दूसरा फेज जब एक्सेप्टेंस लेटर उस पार्टी तक पहुंचता है। जब सेंड किया जाता है तो कौन सी पार्टी बाइंड हुई? ऑफरर। इसे क्या लॉ ने क्या नाम दिया? एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट ऑफरर। यहां पे ऑफर बाइंड हुआ है, ऑफरी अभी बाइंड नहीं हुआ। ऑफरी बाइंड नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि ऑफरी अगर इसको खत्म करना चाहे अपनी एक्सेप्टेंस, हाँ बिल्कुल वाइडेबल है, शाबाश शाबाश। ऑफरी अगर यहां से निकलना चाहे तो निकल सकते, लेकिन जब एक्सेप्टेंस उसके पास पहुंच गई, ऑफर के पास, फिर दोनों बाइंड हो गए। अब इनमें से कोई भी निकलना चाहे तो नहीं निकल सकता। क्लियर हो गया जी? और कोई कंसेप्ट जी? डेविएटेड एक्सेप्टेंस। डेविएटेड एक्सेप्टेंस, देखें, जब भी कोई ऑफर की जाती है ना, तो सम टाइम उसमें मैनर प्रेस्क्राइब कर दिया जाता है कि आपने एक्सेप्टेंस देनी है तो किस तरीकाकार से देनी है। अगर एक्सेप्टर उस तरीकाकार के मुताबिक नहीं, बल्कि किसी और तरीकाकार के मुताबिक, किसी और मैनर में एक्सेप्टेंस दे, तो इसे कहते हैं डेविएटेड एक्सेप्टेंस। यानी ऐसी एक्सेप्टेंस जो प्रेस्क्राइब्ड मैनर में नहीं है, किसी भी और दूसरे मैनर में है, इसे क्या कहते हैं? डेविएटेड एक्सेप्ट। यानी एक्सेप्टेंस दी जरूर, लेकिन मैनर से डेविएट कर दिया।
डेविएटेड एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है, वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, लेकिन इसमें ऑफरर की जिम्मेदारी होती है। फिर अगर एक्सेप्टर ने प्रेस्क्राइब्ड मैनर में एक्सेप्टेंस नहीं ना दी तो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, लेकिन इसमें फिर ऑफरर की जिम्मेदारी है कि वो एक्सेप्टर को बताए कि भाईजान ये मुझे वारा नहीं खाता, आपने अगर एक्सेप्टेंस देनी है मेरे जिस मोड में मैंने कहा है उसी मोड में आप एक्सेप्टेंस दें। ठीक है, अगर ऑफरर ये नहीं बताता तो फिर लॉ क्या जूम करता है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, क्योंकि प्रेस्क्राइब्ड मैनर में आपको बताया था लॉ का व्यू थोड़ा लीनिएंट है। जी ये क्लियर हो गया, इनसे पूछिए, क्लियर हो गया मुतमिन आप? जी सर, अगर जो ऑफरी है वो यहाँ से ट्रांसमिशन में एक्सेप्टेंस लेटर डाल दे और ठीक, उसी टाइम पे ऑफर भी वहाँ से रेवोकेशन कर भेज दे। हाँ शाबाश। एक ही टाइम पे ऑफरर ने ऑफर लेटर दिया, एक्सेप्टर ने 5 तारीख को एक्सेप्टेंस लेटर दे दिया, ऑफर लेटर 1 तारीख को गया था, 5 तारीख को एक्सेप्टर ने एक्सेप्टेंस लेटर सेंड किया, 5 तारीख को ऑफरर ने कैंसिलेशन लेटर सेंड कर दिया। दोनों लेटर अभी रास्ते में है और जो पहले पहुंचेगा वो नहीं। किधर गया अल्लाह आपका? एक्सेप्टेंस लेटर भी रास्ते में है, कैंसिलेशन लेटर भी रास्ते में है। बताइए कैंसिलेशन हुई कि नहीं? नहीं हुई। क्यों? क्योंकि कैंसिलेशन तब इफेक्टिव होगी जब ये अगली पार्टी तक पहुंचेगी, लेकिन एक्सेप्टेंस उसी वक्त कंप्लीट हो जाती है जैसे ही डाला उसको ट्रांसमिशन मोड में डाल, तो वो एज अगेंस्ट ऑफरर उसी वक्त कंप्लीट हो जाती है। तो अब इस पॉइंट जब दोनों चीजें रास्ते में है ना, इस पॉइंट पे एक्सेप्टेंस हो गई। अब ऑफरर अगर इसके में से निकलना चाहे इस एग्रीमेंट से नहीं निकल सकता। ठीक है जी। हाँ देखिए, लॉ ये कहता है सेंड कर दिया, अगर वो दरमियान में डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर भी देखिए एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट ऑफर किस वक्त हुई कंप्लीट? जब लेटर सेंड किया था, ट्रांसमिशन मोड में डाला था। वो अगर रास्ते में गुम हो गया, इधर उधर चला गया, तो इससे फर्क नहीं पड़ता, वो स्टिल बाइंडिंग है किस पार्टी के लिए? ऑफरर के लिए। अब आपने ये नहीं पूछना तो साबित कैसे किया जाएगा गुम हो गया जो, कि वो था या नहीं था? ये वकीलों का काम है, ये वकीलों का काम है। क्लियर मेरे भाई? और की क्वेश्चन? जी पोस्टल रूल, ये जो मैं आपको रूल समझा रहा हूं ना, लेटर सेंड किया, एक्सेप्टेंस लेटर बॉक्स में डाला, फिर उस तक मिला कि नहीं मिला, ये पोस्टल रूल है। ये अगर रिटर्न फॉर्म में एक्सेप्टेंस होगी ना तो ये रूल लगेगा, लेकिन अगर ज़बानी कलामी एक्सेप्टेंस हो रही है तब ये रूल, तब तो जिस वक्त मैंने एक्सेप्टेंस दी अगली पार्टी को भी उसी वक्त कम्युनिकेट हो जाएगी ना। तो ये जो एक्सेप्टेंस का रूल है ना कि सेंडर और किस वक्त किस दिन सेंड किया और किस दिन रीच हुआ दूसरी पार्टी को, इसे पोस्टल रूल कहते हैं। हाँ जी, रिटर्न फॉर्म में, रिटर्न फॉर्म में। लेकिन ये पोस्टल रूल का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ लेटर के ऊपर अप्लाई, ईमेल के ऊपर भी ये रूल अप्लाई होगा। ठीक है, ईमेल के ऊपर भी ये SMS वगैरह के यही रूल कि आपने सेंड किसी और दिन किया, हर वो मोड ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें आपका एक्सेप्टेंस किसी और दिन सेंड कर रहे हैं और पहुंच किसी और दिन रहा है, उसे पोस्टल रूल कहेंगे। और वो यही है कि ऑफरर उस दिन बाइंड हो जाएगा जिस दिन लेटर सेंड किया, और ऑफरी उस दिन बाइंड होगा जिस दिन उसके पास पहुंचा। ठीक है जी। बाइंड होने से पहले पहले कोई अगर रिवोक करना चाहे तो रिवोक कर सकता है, बाइंड होने के बाद आप कोई चीज रिवोक नहीं कर सकता है। और कोई क्वेश्चन? जी। असेंट का मतलब कंसेंट, ASSENT, असेंट। असेंट का मतलब कंसेंट। ठीक है, ऑफर जब की जाती है ना, पहले ये लाइन होती थी हमारी बुक में, अब नहीं है ये, कि ऑफर का एक एसेंशियल ये होता था कि ऑफर इसलिए की गई कि दूसरी पार्टी की रजामंदी लेनी है। असेंट, ऑफर का मकसद यही होता है कि अगली पार्टी को एग्री करवाना हमने, यानी मकसद ये होता है कि अगली पार्टी हमारी ऑफर को एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, असेंट का मतलब कंसेंट, रजामंदी। ठीक है, तो ऑफर का ये मकसद होता है कि अगली पार्टी इस पे एग्री कर जाए। ऑफर हमेशा टू डू समथिंग की होती है कि नॉट टू डू समथिंग की? दोनों की होती है। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? जी इसमें जो एंड वाली लाइन है, इफ ऑफरर फेल्स टू इंसिस्ट विद हिज
नहीं 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 नहीं, ऑफर देखें, अगर वो प्रेस्क्राइब्ड मैनर में ऑफरर ने ऑफर दी, ऑफरी ने डेविएटेड मैनर में उसको एक्सेप्ट किया, अब ये किसने बताना है कि भाई ये मुझे तरीका वारा नहीं खाता जो मैंने कहा? ऑफरर ने। ठीक है, तो वो सही लिखा हुआ है, वो ऑफरर ही लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, ये ऑफरर ऑफरी से अभी तो चले, बाजू का तो ऑफर ऑफरी में गलती हो जाए, जैसे आपने देखा कि कभी बोर्ड पे भी लिखते हुए गलती हो जाती। अगर कभी इस तरह की गलती मेरे से हो जाए, मैं ये नहीं कहता कि जो चीज़ है ये परफेक्ट, मैं इंसान हूं, इंसान हूं ना? हाँ, अच्छा इंसान गलती कर सकता है कि नहीं? अच्छा इंसान कौन है? दो ऑप्शन दे रहा हूं, वो इंसान जो कभी गलती ना करे, या वो जो गलती करे लेकिन टाइमली बेसिस पे एक्सेप्ट कर ले और उसे ठीक करने की कोशिश करे। तो अगर ठीक करने की कोशिश करे तो अच्छा, अब दो तरह के इंसान होते हैं ना, एक वो जो गलती करे और उस पर कायम रहे कि ऐसी की तैसी किसी की मुझे साबित करे गलत है, एक ऐसे लोग भी होते हैं, और एक वो होते हैं जो कहते हैं ठीक है हाँ ये मेरे से गलती होगी, इसको अब ऐसे नहीं ऐसे कर ले। तो हाँ, तो जो दूसरे वाला जो गलती एक्सेप्ट कर ले और उसको रेक्टिफाई करवा दे आपको, आप क्या कहेंगे? सर बड़ी गलतियां करते हैं, हाँ, सर ने जानबूझ के गलती की, यही है, हाँ? ये सोचेंगे? हाँ देखें, बिल्कुल। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं परफेक्ट हूं, मेरे से भी गलती हो सकता है, कोई केस स्टडी ऐसी हो जिसमें उस वक्त बैठते हुए कोई इन्फॉर्मेशन में मौजूद थी, मैं नहीं पढ़ सका। बाजुकात ऐसा करेक्ट और इनकरेक्ट में थोड़ा सा फर्क होता है, जल्दी में बाजुकात नहीं पता चलता, तो हो सकता है कहीं पे गलती हो गई। वैसे ये जो आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, ये एक नहीं, ये कई कई दफा रिव्यू हुआ है, लेकिन फिर भी जब चेंजेस कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम समटाइम, जैसे अभी आई क्या बुक आएगी ना, तो फौरन प्रेशर आ जाता है कि सर वो जल्दी ज़रा बुक दे दे, जल्दी तैयारी करनी है, तैयारी। तो हमने फिर थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, उसमें गलती नेचुरल है। ठीक है, तो अगर कभी टाइपिंग एरर आ जाए, कहीं पे ऑफर ऑफरी का आ जाए, ठीक है, तो मुझे जैसे ही पता चलेगा, मेरे ऊपर लाजिम है कि आपको कम्युनिकेट करूं। आपको भी अगर कोई चीज़ लगे कि गलत है तो आप मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, शेयर ज़रूर कीजिए, उसमें जो भी अगर कोई ऐसी चीज़ होती है मैं इंशाल्लाह आपको कम्युनिकेट कर दूंगा कि इसकी करेक्शन ये मेरी जिम्मेदारी है, और इसमें मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। मैं पहले आपको मान बैठा कि भाई इंसान हूँ, गलती हो सकती है, लेकिन जो भी चीज़ आपको प्रोवाइड करूंगा टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ वो ठीक होगी। ठीक है, लेकिन स्टिल अगर कोई एरर होता है तो मैं इंशाल्लाह टाइमली बेसिस पे आपको कम्युनिकेट करूँ। टाइमली बेसिस का मतलब आपका सेशन खत्म होने से पहले पहले। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? जी सर, व्हाट्सएप के केस में अगर ओपरी एक्सेप्टेंस बेस है तो ओपरी के अच्छा, कल मैंने बताया था क्लास के बाद फिर तुमने ये पूछा। ठीक है, कोई नहीं, अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, कर ले क्लियर। सर ओपरी ने एक्सेप्टेंस भेज दी है, अब उसके पास ये रीच है कि वो उसे सीन करने से पहले उसे डिलीट कर सकता है, तो अब ये ट्रांसमिशन फेज में भी आ गया है। अच्छा, अब देखें, अब बाज़ औक़ात ऐसे होता है, ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, ये जहाँ पढ़ेंगे ना, ये 1872 का है। इसमें अगर आप ओरिजिनल एग्जांपल्स पढ़े ना, ओरिजिनल एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, वो होती है गधे घोड़े की एग्जांपल। वो पुराने जमाने में ट्रांसपोर्टेशन इसी तरह होते थे। अब जो एग्जांपल लेकिन आपकी बुक में या वैसे टेस्ट करता है ना, वो लेटेस्ट एग्जांपल होती हैं कि उस वक्त हो सकता है कुछ चीज़ें याद ना हुई हो। उसी तरह कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना, सो व्हाट्सएप नहीं होता था, फेसबुक भी नहीं होता था, वरना वो जो लॉ बनाने वाले होते हैं ना, वो इनको भी कवर कर देते, तो उन्होंने इनको कवर नहीं किया होगा। उम्मीद है ICAP भी आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि ये फिर जजमेंट पे डिपेंड कर, जिस चीज़ को लॉ कवर ना कर रहा हो उस पर फिर जजमेंट होती है जज की कि वो क्या डिसीजन करता है। तो व्हाट्सएप को अब मैं जो आगे से आगे बता रहा हूँ ना, वो जजमेंट की बेस पे है। क्वेश्चन इनका ये है कि सर आपने कहा कि जब ट्रांसमिशन आउट ऑफ रीच ऑफ एक्सेप्टर होगी फिर कम्युनिकेट किया जाएगा, लेकिन अगर हम व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करते हैं तो वो कुछ टाइम के लिए विद इन रीच होता है। ठीक है, विद इन रीच होता है। अगर तो वो टाइम खत्म होने से पहले पहले आपने इसको डिलीट कर दिया तो वो इसका मतलब है कम्युनिकेट नहीं हुआ। ठीक है, अगर वो टाइम गुजर गया, अब आप उसको वापस डिलीट नहीं कर सकते, तो अब इसका मतलब है ये एज अगेंस्ट ऑफरर हो गया। यानी इस केस में हम वो टाइम नहीं लेंगे जब मैसेज सेंड किया है, वो टाइम लेंगे जब वो एबिलिटी टू डिलीट खत्म होते हैं। ठीक है, और इसमें भी फिर बाद में देखा जाएगा उसने सीन कर लिया था कि नहीं कर लिया था। जी ओ बस कर दें, छोड़ दें इसको, आगे चलें।
जी क्लियर हो गया मेरे भाई। अच्छा मुझे जरा एक्सेप्टेंस के एसेंशियल्स तो बता दीजिए। हाँ हाँ आप ही से पूछ रहा मेरे भाई। ये हाल है, बेसिक चीज आती नहीं है और बाल की खाल होता है, घुस जाना है व्हाट्सएप के अंदर है। पहले एडवांस क्वेश्चन जरूर पूछे, लेकिन कम से कम पहले बेसिक तो नहीं। क्वेश्चन अच्छा था आपका जी। और कोई क्वेश्चन? इन्विटेशन टू ऑफर में टेंडर का कंसेप्ट है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कुछ कंपनी ने माल खरीदना होता है ना, तो वो अखबार में इश्तिहार देती हैं कि टेंडर आया अखबार में कि जी कंपनी को इतना माल चाहिए, जो जो सप्लायर सप्लाई करना चाहते हैं अपनी अपनी कोटेशन भेजें। इस केस में ऑफर क्या है? क्या जो कंपनी ने टेंडर इशू किया ये ऑफर है, या जो सप्लायर ने अपनी अपनी कोटेशन भेजी ये ऑफर है? ये है लीगल डिसीजन जो हमने करना है। तो वो लॉ ये कहता है कि जो कोटेशंस भेजी गई है ना आपको, वो ऑफर है। कंपनी के ऊपर लाजमी नहीं है कि हर कोटेशन को एक्सेप्ट करे, वो तो उनकी ऑफर है। कंपनी जिस कोटेशन को चाहे एक्सेप्ट करे, जिसको चाहे ना करे। अच्छा अगर जो सप्लायर ने भेजी वो ऑफर है, तो जो अखबार में टेंडर नोटिस आया था ये क्या चीज थी? ये इन्विटेशन टू ऑफर थी। ठीक है, तो हमने कहा इन्विटेशन टू ऑफर में और ऑफर में फर्क है। ठीक है, बाज़ औक़ात कुछ सप्लायर होते हैं, लॉ नहीं पढ़ा होता, वो कहते हैं नहीं आपने अखबार में इश्तिहार दिया था, हमने कोटेशन भेजी, आपने हमारे से बजाय दूसरी कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट कर लिया। तो भाई कंपनी कर सकती है। क्लियर हो गया जी? और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन। अच्छा अब ये आपकी ऑप्शन पे है। मैंने अपनी तरफ से जो जरूरी क्वेश्चन थे, केस स्टडीज थे, एमसीक्यूज थे, अपनी तरफ से करवा दिए, एक एवरेज स्टूडेंट को अपने एक्सपीरियंस को सामने रखते हैं। लेकिन फिर भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन स्टूडेंट को लगता है कि मुश्किल है, करवाना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है, मैं तरतीब से चलता हूँ। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आप चाहते हैं कि डिस्कस कर लें, हम तो बता दें। कोई भी स्टूडेंट, अगर एक स्टूडेंट, एक नहीं 3 कर लेते हैं, 3 स्टूडेंट ने भी कोई क्वेश्चन कह दिया ना सर डिस्कस करवा दे पूरी क्लास में, तो मैं करवा दूंगा। 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं। लर्निंग अच्छा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 मैंने कहा है, क्वेश्चन 1 नहीं कहा। लर्निंग ऑब्जेक्ट यानी क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 6 तक कोई प्रॉब्लम नहीं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 यानी क्वेश्चन 7 से 9 तक सोच लें, फिर सोच लें। नहीं, चलिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 क्वेश्चन 10 से 11 तक। ऐसे ना करें, ये इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ वो आवाज आ रही है यहां से। जी 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 जी, शाबाश शाबाश। 10 का बी पार्ट, 10 का बी पार्ट 3 नहीं, कोई बात नहीं। 10 का बी पार्ट। मोहसिन सेज टू नूर दैट ही इज willing to sell his motorcycle to him for ₹20,000। बताना क्या है? Is a valid contract created on the basis of following offers। मोहसिन ने नूर से कहा कि वो अपनी मोटरसाइकिल 20,000 में उसे बेचने को तैयार। तो ये क्या है? ये तो ऑफर है। कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? एक्सेप्टेंस हो जाएगी। ये ऑफर वैलिड है, ऑफर वैलिड है। अगर नूर इसको एक्सेप्ट कर ले तो उसकी बेस पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा आप मुझे ये बताइए, मोटरसाइकिल है 20,000 की, मोटरसाइकिल है और उसने बेची 2,000 की। अब उससे कहता है 2,000 की खरीद लो। क्या अब ये वैलिड ऑफर है और इसकी बेस पे अगर वो एक्सेप्ट कर, समझे? वैलिड क्यों नहीं है? 20,000 की चीज 2,000 में बेचने का एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि नहीं? लॉ कहता है वैलिड है, वैलिड है। लेकिन 20,000 की चीज फ्री में देने का एग्रीमेंट ये वैलिड नहीं है। लॉ कहता है एग्रीमेंट विद, अब मैं लीगल टर्म बोल रहा हूं, अगर समझ आ जाए तो अच्छी बात, ना समझ आए परेशान नहीं होना, आगे चल के पढ़ेंगे। लॉ कहता है एग्रीमेंट विद इनएडिक्वेट कंसीडरेशन इज वैलिड।
बट एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। ठीक है, हाँ जी। अगर मैं कॉलेज के साथ एग्रीमेंट करूं ना कि मैं अगला सेशन फ्री में पढ़ाऊंगा और बाद में मैं मुकर जाऊं, तो कॉलेज मेरे खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। लेकिन अगर मैं एग्रीमेंट करूं कि अगला सेशन 10 रुपए में पढ़ाऊंगा, ये एग्रीमेंट वैलिड है। लॉ ये नहीं कहेगा कि भाई इसमें तो फॉर एग्जांपल आपको अगला पूरा सेशन पढ़ाने के लिए 5 लाख रुपए लेने चाहिए थे, मार्केट रेट 5 लाख है, आप ये 10 रुपए ले, ये सही नहीं एग्रीमेंट। लॉ ये नहीं कहेगा। लॉ कहेगा कंसीडरेशन चाहे थोड़ी है, कम है, कंसीडरेशन होना जरूरी है, उसका एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है। एडिक्वेट और रीजनेबल एक ही है, बिल्कुल। ठीक है, या इसे समटाइम कहते हैं मार्केट रेट, वो भी इसी का नाम है जी। 3 क्लियर? और तो कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 12 से 19। जी 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 जी। क्या कंसीडरेशन कोई एक्सपीरियंशियल वैल्यू नहीं हो सकती? वो कंसीडरेशन का चैप्टर आएगा आगे, उधर स्टडी करेंगे, आगे आएगा एक चैप्टर, उसमें डिटेल में स्टडी करेंगे कंसीडरेशन के बारे में। ठीक है, अगर अभी आपने जो रूल में समझाया ये भी पढ़ लिया ना, तो समझ ले बेस डेवलप होगी उस चैप्टर की। मकसद यही होता है कि अगले चैप्टर तक पहुंचते लेवल थोड़ी थोड़ी बेसिस डेवलप हो जाए ना, तो हाँ बुनियाद बन जाए तो बिल्डिंग खड़ी करना आसान है। जी पूछने जी जी। तो अगर वो नहीं, हाँ, ए ने बी से कहा कि आप ये काम करो, ठीक है, मेरी गाड़ी को रिपेयर कर दो, मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा। दोस्त की बात, अच्छा रिलेशनशिप से फर्क नहीं पड़ता कोई, एग्रीमेंट कमर्शियल है, ये सोशल एग्रीमेंट। ये पूछना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर सेल, देखिए मैं दोनों एंगल डिस्कस कर देता हूं। पहला एंगल, अगर दो पार्टीज के दरमियान में एग्रीमेंट हुआ है और एक पार्टी अपना रोल प्ले नहीं करती, दूसरी पार्टी के पास क्या कोर्स ऑफ एक्शन है? दो ऑप्शंस हैं, दो ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन, कोर्ट में जाके सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल किया जाए, कि सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब है हमसे कहा जाए सर जो उसने कॉन्ट्रैक्ट में एग्री किया था ना वो इससे करवाएं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस काम करवाया जाए। दूसरी ऑप्शन है कोर्ट पे जाके सूट फॉर डैमेजेस फाइल किया जाए। डैमेजेस का मतलब यह है कि अच्छा इसने जो काम का था वो तो नहीं किया, लेकिन उसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ है, वो नुकसान भर दे मेरा। डैमेजेस है मॉनेटरी कंपनसेशन। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मॉनेटरी कंपनसेशन नहीं, इसमें मनी पे नहीं की जाएगी, बल्कि इसमें वो काम, मैं अगर अगले साल के अगले सेशन का एग्रीमेंट करके प्रिंसिपल मुकर जाता हूं, प्रिंसिपल साहब के पास दो ऑप्शन है। पहली ऑप्शन क्या है? सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? कोर्ट मुझे ऑर्डर करेगी आप जाके पढ़ाएं। और सूट फॉर डैमेजेस का मतलब क्या है? कोर्ट की इच्छा नहीं पढ़ाना ना पढ़ाएं, लेकिन प्रिंसिपल साहब को जो नुकसान हुआ है ना वो पैसे अदा करने। अब दोनों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, दोनों नहीं करनी है मेरे, लेकिन हम सोल्यूशन में दोनों ऑप्शंस लिखेंगे कि पार्टी के पास दोनों ऑप्शंस हैं, ये सेलेक्ट कर ले या ये कर ले। हमने सोल्यूशन में दोनों ऑप्शंस लिखनी है, प्रैक्टिकली किसी एक को सेलेक्ट करके केस फाइल किया जाता है। ठीक है, एक तो ये। दूसरा जो मुझे समझ आया आपका क्वेश्चन वो ये कि अगर दो दोस्तों के दरमियान में सेल परचेज का एग्रीमेंट होता है किसी चीज का, और या दो भाइयों के दरमियान में एग्रीमेंट होता है और एक पार्टी मुकर जाती है, क्या दूसरा उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है? देखिए आप खुद बताइए, ये नेचर ऑफ एग्रीमेंट को सामने रखिए, आपकी कॉमन सेंस जजमेंट क्या कहती है? क्या ये सोशल एग्रीमेंट है कि कमर्शियल? कमर्शियल एग्रीमेंट। ठीक है, सेल परचेज के एग्रीमेंट हमेशा कमर्शियल होते हैं, तो इस पे एक भाई दूसरे भाई के खिलाफ भी एक्शन ले सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि एग्रीमेंट सोशल है कि कमर्शियल, आपने ये रिलेशनशिप पे डिसाइड नहीं करना, ये नेचर ऑफ एग्रीमेंट पे डिसाइड होगा। बाज़-औक़ात रिश्तेदारों के दरमियान में भी एग्रीमेंट जो होता है वो कमर्शियल होता है, और बाज़-औक़ात कुछ कमर्शियल ट्रेडर्स होते हैं
उनका भी सोशल एग्रीमेंट हो जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा तो कहते हैं यार जरा घूम फिर के आते हैं, जरा स्वाद सैर करने के लिए चलता है, और किसी एक पार्टी का बदल जा इरादा, वो कहे मैंने नहीं जाना, तो क्या दूसरा टेट। बाज़ औक़ात मार्केट में ऐसे लोग होते हैं, कुछ कंपनीज भी ऐसी होती हैं जो इस तरह की मतलब एक अच्छा अपने बायर के साथ रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए फैसिलिटेट करते हैं। तो सोशल है कि कमर्शियल, ये रिलेशनशिप से नहीं बल्कि नेचर ऑफ द एग्रीमेंट से हमने डिसीजन करना होता है। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? ट्वेल्व से 90 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 17 कर नहीं लिया था हमने? चलिए मैं करवा देता, कोई रिवीजन नहीं हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। Zayn offered Daud his car for rupees 3 million on 15 January. Zayn died on 18 January. Was a valid contract created between parties in following case. Daud accepted Zayn's offer on 20 January when he became aware of his death. अब देखिए, जैन ने ऑफर किया, ऑफरर की डेथ हो गई। हमने पढ़ा ऑफरर की डेथ हो जाए एक्सेप्टेंस से पहले पहले तो ऑफर लैप्स हो जाती है, यही पढ़ा। ऑफरर की डेथ हो जाए एक्सेप्टेंस से पहले पहले तो ऑफर खत्म। पहले वाले केस में वो कह रहा है कि जब उसे पता चला दाऊद को तो उसने एक्सेप्ट किया, जब डेथ का पता चल गया। इसका मतलब है जब एट टाइम ऑफ डेथ उसने ऑफर एक्सेप्ट नहीं की थी। अगर ऑफर एक्सेप्ट नहीं की थी तो इसका मतलब है जैसे ही डेथ हुई वो लैप्स हो गई, ऑफर लैप्स हो गई थी। ठीक है। अब बी दाऊद एक्सेप्टेड ज़ैन्स ऑफर ऑन 20 जनवरी इन इग्नोरेंस ऑफ द फैक्ट ऑफ ज़ैन्स डेथ। अब डेथ हुई बिफोर, लेकिन उसे पता नहीं था ना, ठीक है, उसे कम्युनिकेट नहीं हुआ। तो अब इसका मतलब है अब उसने जो एक्सेप्टेंस की दी तो क्या उस वक्त ऑफर लैप्स हुई थी? इसका मतलब है जब ऑफर की डेथ होगी और ऑफरी को पता चल जाएगा तब ऑफर लैप्स होगी। ऑफर की डेथ होगी, ऑफरी को पता चलेगा तब डेथ होगी। सॉरी, मैं ध्यान थोड़ा सा कभी कभी इधर उधर निकल जाता हूं। ऑफर की डेथ होगी और ऑफरी को पता चलेगा तो ऑफर लैप्स होगी। ठीक है, मैं ये देखना चाह रहा था ये कंसेप्ट इधर लिखा हुआ है कि नहीं, नहीं लिखा तो मैं ऐड कर दूं। चलिए, लिखा हुआ ऑफर लैप्स व्हेन ऑफरी नोज अबाउट डेथ और इंसैनिटी। जी, क्वेश्चन नंबर 15। मारिया applied for shares of a company in June, but allotment was made in November. Maria refused to accept the shares. टाइम, अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट का स्टिपुलेटेड या रीजनेबल टाइम में पूरा होना जरूरी है। ऑफर का स्टेटेड रीजनेबल टाइम में एक्सेप्ट होना जरूरी है। इसमें स्टेटेड टाइम तो कोई नहीं है कि एग्री क्या हुआ था कब तक शेयर करना है। रीजनेबल टाइम, और रीजनेबल टाइम क्या, ये केस टू केस वेरी करता है। उसने अप्लाई किया जून को और शेयर्स मिले नवंबर को, शेयर्स मिले नवंबर को। ठीक है, आपने कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया सेशन शुरू होने से हफ्ता पहले, और आपको सेशन शुरू होने के 1-2 दिन के बाद उन्होंने कहा जी एडमिशन कंफर्म। 1-2 दिन फर्क है, रीजनेबल। लेकिन अगर आपको अगले सेशन के स्टार्ट में कंफर्म किया जाए, क्या ये रीजनेबल टाइम है? नहीं है। आप कहेंगे मैं तो पढ़ भी चुका, पेपर भी बड़ा अच्छा हो गया, बस अब रहने दें। तो यहां पे भी देखा जाएगा रीजनेबल टाइम क्या है। अब शेयर्स को सेल परचेज ट्रांसफर करते हुए रीजनेबल टाइम क्या होना चाहिए मुझे खुद नहीं पता, लेकिन नॉर्मली कंपनी लॉ में ये लिखा हुआ है कि ये तकरीबन कोई 2-2.5 महीने के अंदर हो जाया करता है। लेकिन बहरहाल हो सकता है कोई ऐसा केस आ जाए जिसके बारे में हमें ना पता हो, तो मुझे इसमें नहीं पता था, बिल्कुल नहीं पता था। तो इस तरह के क्वेश्चन में मैं लिखूंगा अगर ये विद इन रीजनेबल, दोनों सिचुएशन कवर करूंगा। अगर विद इन रीजनेबल पीरियड ये ट्रांसफर हो गया, ये रीजनेबल पीरियड था,
तो ये वैलिड है, वरना ये वॉइड है। ठीक है, तो इसमें दोनों ऑप्शन डिस्कस करनी चाहिए। उसने शायद एक ही की है कि ये रीजनेबल टाइम नहीं है। ठीक है, लेकिन इस तरह के केस में उसे बताना चाहिए था, क्योंकि ये केस टू केस वेरी करता है, तो उसे केस के लिहाज से बताना चाहिए था। हाँ, ये वाइड होगा कि वाइडेबल होगा। अगर रीजनेबल टाइम में नहीं है तो ये वाइडेबल होगा ऑफरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन यहां पे हम सिंपल लिखेंगे कि ये वाइड होगा, वाइडेबल का लफ्ज यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में से लिख दिया मारिया रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट। तो चूंकि मारिया ने रिफ्यूज कर दिया तो इसका मतलब है मारिया विलिंग नहीं है। ठीक है, चलिए और कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5। सर नॉर्मली जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होते हैं उसमें जहन में ये नहीं होता कि अगर ये काम ना हुआ तो फिर हम लीगल एक्शन लेंगे वो नहीं करा। जी जी पूछ। वो कह रहे हैं सर नॉर्मली एग्रीमेंट जो होते हैं ना, उनमें तो स्टार्ट में जब एग्रीमेंट हो रहा है तो दोनों पार्टीज अच्छा अच्छा शुभ शुभ सोच रही होती हैं। तो ये किसी पार्टी के हो सकता है जहन में ना हो कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ तो हमने क्या एक्शन लेना है। तो उस केस में अगर कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ ये लिखा गया है ए पार्टी बी को सेल करेगी चीजें इतने रुपए में, आगे इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा ये नहीं लिखा हुआ, तो लीगल स्टेटस क्या होगा? लॉ ये कहता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच होता है ना तो एग्रीव्ड पार्टी का ये बाय डिफॉल्ट राइट है कि वो डिफॉल्टिंग पार्टी के खिलाफ केस फाइल कर सकती है। तो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में नहीं भी लिखा हुआ ना तो भी कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी होती है, तो आप दूसरी पार्टी के खिलाफ केस फाइल करके उससे डैमेजेस वगैरह क्लेम कर सकते हैं। लिखा होना लाजमी नहीं, लेकिन अगर लिख दिया तो ज्यादा बेहतर है कि अगर एक ने डिफॉल्ट किया तो ये पेनल्टी हो सकती है, लिख दे। लेकिन अगर नहीं भी लिखा तो कोई बात नहीं, ये हर पार्टी का बाय डिफॉल्ट राइट है कि एग्रीमेंट की वायलेशन हुई तो उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। जी और कोई क्वेश्चन? चलिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 में 24 और 24 और 33। हाँ जी वैसे ये सेम है। रीजन क्या? क्योंकि ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुई थी। वो नौकर ने जिसने ढूंढा जानवर उसको नहीं पता था ऑफर का नहीं पता था। क्या उसको ऑफर का पता था? नहीं था। वो तो उसने सारा काम कर लिया उसके बाद पता चला। तो इसमें ऑफर नॉट कम्युनिकेटेड टू ऑफरी, ये लिख लें या ये लिख लें एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी मेड बिफोर ऑफर, ये लिख लें। दोनों लिख सकते हैं। बल्कि इससे मुझे बात याद आ गई, सम टाइम एक केस स्टडी के ऊपर दो कंसेप्ट अप्लाई हो रहे होते हैं। एक केस स्टडी के ऊपर दो कंसेप्ट अप्लाई हो रहे होते हैं। बेहतर है कि आप दोनों लिख दें, क्योंकि उस केस में जिस केस में दो कंसेप्ट अप्लाई हो रहे होंगे ना, नतीजा आपका एक ही होगा। नतीजा आपका एक ही होगा। दोनों लिख सकते हैं। आपने बल्कि देखा होगा टीवी पे कभी न्यूज़ वगैरह सुनते हुए कि इसके ऊपर चार्ज लगाया गया दहशतगर्दी का मुकदमा भी, और फिर इसके बाद चोरी का भी, ठीक है, अगवा का भी, डकैती, हाँ वो 3-4 केस डाल देते हैं। 3-4 तो ऐसा हो सकता है कि एक वकूए के ऊपर 3-4 कानून की जो दफात होती है वो लगा दी जाए। तो अगर इस तरह का केस है, जब प्रैक्टिकली ऐसे हो रहा है, एक इशू के ऊपर, एक वाक्य के ऊपर एक से ज्यादा लीगल प्रोविजन अप्लाई कर रहे हैं, तो हम भी कर सकते हैं। तो अगर लगे आपको तो, लेकिन नॉर्मली इस लेवल पे चूंकि आईकेएफ की केस स्टडी इतनी मुश्किल नहीं होती, तो नॉर्मली मोर देन 95% केसेस में किसी एक सिचुएशन के ऊपर एक ही कंसेप्ट अप्लाई हो रहा होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि दो कंसेप्ट अप्लाई हो रहे हैं, तो एक दफा फिर से रीअसेस कर लें कि क्या मैंने क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ा। ठीक है, एक दफा फिर से दोबारा से पढ़ लें अगर आपको लगे कि दो सिचुएशन अप्लाई हो रही है, क्योंकि नॉर्मली एक ही सिचुएशन अप्लाई हो रही होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी दोबारा पढ़ने के बाद भी आपको लगे दोनों अप्लाई हो रही है तो दोनों लिख दें। और की क्वेश्चन?
अच्छा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 में कोई इशू नहीं है। 6 में 6 के क्वेश्चन में 27 नहीं, एक एक करके 27। अदील ऑफर्स बाय लेटर टू सेल ए वैन टू काशिफ फॉर ₹100,000। लेटर रीचेस काशिफ ऑन 8 मार्च। ऑफर कब कम्युनिकेट हुई? 8 मार्च को। काशिफ एक्सेप्ट्स बाय लेटर सेंड बाय पोस्ट ऑन 9 मार्च। एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट हुई एज अगेंस्ट ऑफर? 9 मार्च। लेटर रीच्ड आदिल ऑन 11 मार्च, तो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हुई एज अगेंस्ट ऑफर 11 मार्च को। ठीक है, व्हेन इज कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड, 2 हिस्सों में बताएंगे। एज अगेंस्ट अदील, एज अगेंस्ट अदील हुई है 9 मार्च को, और एज अगेंस्ट काशिफ हुई है 11 मार्च को। क्लियर? और कोई क्वेश्चन? 30 हाँ, रिक्वायरमेंट इसकी शायद नहीं लिखी। हाँ, रिक्वायरमेंट में लिखे इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड। क्वेश्चन 30 में रिक्वायरमेंट लिखना भूल गया मैं। असल में आपको बताया था ना, ICAP की बुक में उसने सिर्फ एग्जांपल्स की शक्ल में केस स्टडी डिस्कस की हुई है, हमने उसे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो हर क्वेश्चन एग्जाम्पल के साथ रिक्वायरमेंट नहीं होती, एग्जाम्पल के साथ रिक्वायरमेंट, लेकिन हर क्वेश्चन के साथ रिक्वायरमेंट होना जरूरी है। तो जब एग्जाम्पल को क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं ना, तो उसमें रिक्वायरमेंट किसी एक आधे में मैं लिखना भूल गया। ठीक है, तो ये है इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड। अच्छा, जरा मुझे बताइए, लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल ज्यादा बेहतर है कि क्वेश्चन? हाँ, क्योंकि एग्जाम्पल में आप सोचते नहीं है, सिर्फ सुनते हैं और एंजॉय करते हैं, हाँ अच्छा केस था। लेकिन जब क्वेश्चन की शक्ल में दे तो आप थोड़ा सोचते हैं, कोई ना कोई 2-3 कंसेप्ट चाहे गलत ही क्यों ना जेहन में आ रहे हो, लेकिन कम से कम गलत कंसेप्ट ही सही रिवाइज तो हो जाते हैं वो। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन की शक्ल में प्रैक्टिस करना लर्निंग के लिए ये ज्यादा बेहतर है। अच्छा, अब ये मैं डिस्कस कर देता हूं। तलाल ऑफर्ड बाय लेटर ऑन October 1 टू सेल गुड्स टू बिलाल इन मुल्तान। बिलाल रिसीव्ड द ऑफर ऑन 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर को ऑफर कम्युनिकेट हो गई। गेव हिज एक्सेप्टेंस, और अपनी एक्सेप्टेंस भी दे दी, 11 को ही दे दी होगी शायद। ऑन 18 अक्टूबर तलाल रोट ए लेटर रिवोकिंग हिज ऑफर। 18 अक्टूबर में तलाल ने कहा कि मेरी ऑफर खत्म। लेटर वाज रिसीव्ड बाय बिलाल ऑन 20 अक्टूबर। लेटर बिलाल को 20 अक्टूबर को मिला। इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड? यस, बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। 11 को ही हो गया था, 11 को ही हो गया था। ठीक है, जब उसने एक्सेप्टेंस लेटर सेंड कर दिया था। जो आंसर लिखा है वो समझ नहीं आया। जो मैंने बोला समझ आ गया तो बस ठीक है, आंसर पीछे यही लिखा होगा। आंसर में क्या लिखा है? हाँ सही है। चलिए और कोई क्वेश्चन? 35 कल क्लास में आए थे। अच्छा हाँ जी, वो कह रहे हैं सर 35 में आपने कल डिस्कस किया था वो तो समझ आ गया था, लेकिन 35 में वो उसको फर्स्ट लेटर सेकंड लेटर करके सोल्यूशन दे रहा है। तो ये सोल्यूशन जो है ये कुछ समझ नहीं आ रहा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे, ऐसे ही है। अभी मैंने आपको बताया केस स्टडी को प्रेजेंट कैसे करना है, इसको छोड़ दें। केस समझ आया कि नहीं? जिस डिसीजन पे पहुंचे उससे आप एग्री करते हैं कि नहीं करते? सही से बताएं, एग्री करते हैं, वो समझ आ गया। अब इसको इस तरीकाकार से क्यों लिखा गया इसको भी छोड़ दें। ये मैं आहिस्ता आहिस्ता समझाना है, ठीक है। प्रेजेंट करना जो है ना, प्रेजेंटेशन, ये 1-2 दिन में नहीं आती, ठीक है। ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप। अब देखिए, आज तो मैंने आपको पहला असूल सिखाना है, फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ अटेम्प्टिंग केस स्टडी। रूल आज सिखाना है, तो आप कैसे सीख सकते हैं जब मैंने एक चीज अभी सिखाई नहीं है। और ये भी अभी पहला रूल है, अभी तो आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते जाएंगे, रूल ऐड होते जाएंगे। तो मैंने आपको बताया महीने से पहले अगर किसी को केस स्टडी सॉल्व करनी आ जाए बहुत अच्छी बात है,
लेकिन एवरेज स्टूडेंट को तकरीबन 1 महीना लगता है केस स्टडी प्रेजेंट कैसे करनी है ये सीखने में। समझ आ जाती है, समझ तो आपको दूसरे तीसरे दिन ही आ गई होगी केस स्टडी की, केस में क्या करना है, कंसेप्ट सीखा, फैक्ट साइड डिसीजन हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसको रिटन फॉर्म में अटेम्प्ट कैसे करना है ये टाइम लेगा, इस पर जल्दी ना करें, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता से। और कोई क्वेश्चन? सॉरी, 28 का ए पार्ट और 28 का बी पार्ट, इन दोनों के एंड पे आखिरी लफ्ज लिखा हुआ है ऑफर, इसको काट के एक्सेप्टेंस लिख लें। 28 का ए पार्ट और 28 का बी पार्ट, इन दोनों के एंड पे लिखा हुआ है आखिरी लफ्ज ऑफर, इसको काट के एक्सेप्टेंस कर लें। जी ठीक हो गया मेरे भाई, शाबाश। और कोई क्वेश्चन? चलिए अब आते हैं एमसीक्यूज की तरफ। अच्छा देखें, एक चीज मैं आपको बता दूं, आपने इसके एमसीक्यूज अटेम्प्ट किए होंगे और 1-2 के अलावा तकरीबन सारे हो गए होंगे और आप बड़े खुश भी हुए होंगे। एमसीक्यूज आई कैप के कोई और बनाता है, एग्जाम में जो एमसीक्यूज आते हैं वो कोई और बनाता है, ठीक है, वो कोई और बनाता है। एग्जाम में जो आपका एग्जामिनेशन सिस्टम है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वैसे मैं किसी प्रोसेस में भी इन्वॉल्व नहीं रहा, ना स्टडी टेक्स्ट वगैरह बनाने में और ना ही एग्जामिनेशन, कहीं पे इन्वॉल्व नहीं, ठीक है। लेकिन इंग्लिश की एक कहावत है कि कहीं पे आग लगी हो ना तो उसे ये जानने के लिए कि कहीं पे आग लगी है, आग देखना जरूरी नहीं होता, धुआं देख के अंदाजा हो जाता है आग लगी है। तो धुआं देख के अंदाजा हो गया कि जिसने ये एमसीक्यूज बनाए ना आई कैप की बुक वाले, वो कोई मेरे जैसा फारग ही बंदा है। हाँ हाँ, धुआं निकाला है आग ने। लेकिन जो एमसीक्यूज बना रहा है ना आई कैप के पेपर के, बेहतरीन बंदा है वो, बहुत अच्छा बंदा है, अच्छे क्वेश्चन बना रहा है सोच के। आप अगर देखेंगे ना, ये 3 लफ्ज का आई कैप का 1 नंबर का एमसीक्यूज पास पेपर का देख लें, यहां से लेके यहां तक है, आधे सफे का, आधे सफे, आधा तो हर ज्यादा बोल गया, समझ, चौथे हिस्से का सफे के चौथे एक एमसीक्यूज बाजुकात इतना लेंथी भी होता है। तो ये इन शॉर्ट ये एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लें, लेकिन आपको एग्जाम लेवल की प्रैक्टिस नहीं करवाते। चंद एक एमसीक्यूज अच्छे भी हैं, ये नहीं कि सारे इसी तरह के, चंद एक अच्छे भी हैं, लेकिन बहुत से इजी भी हैं, तो इसको जरूर करें, इससे आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा। लेकिन ये नहीं समझना आपने कि इन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करके एग्जाम लेवल की प्रिपरेशन हो गई, नहीं, एग्जाम लेवल की प्रिपरेशन एग्जाम वाले एमसीक्यूज करके ही होगी, और वो मैंने आपको भी करवाए ही नहीं, वो तो अभी करवाए नहीं, क्यों, वो अभी नहीं करवाने। हाँ वो टेस्ट में, शाबाश, टेस्ट में अनप्रिडिक्ट, भाई ऐसे तो नहीं सारे इधर ही करवा के फिर इन्हीं में से टेस्ट दे दूं, ठीक है, इन्हीं में से टेस्ट दे दूं, ये तो आपको अनप्रिडिक्टेबिलिटी तो नहीं आ सकेगी, इसलिए वो छुपा के रखे हुए टेस्ट। हाँ, अब आप कहेंगे अच्छा इसका मतलब मैं घर जाके पेपर डाउनलोड करूंगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा एमसीक्यू किस चैप्टर का है। वो एक एमसीक्यू ढूंढने के लिए आपको 30 एमसीक्यूज पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर आप एक एमसीक्यू ढूंढने के लिए 30 एमसीक्यूज पढ़ सकते हैं तो इतनी मेहनत बुक पे कर लें, ये ज्यादा बेहतर है। बहरहाल चले स्टार्ट करें जी। पहला क्वेश्चन, लॉफुल ऑफर इज प्रॉमिस, नहीं प्रॉमिस होता है एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्टेड तो नहीं है। लीगल रिलेशन, नहीं ये लीगल रिलेशनशिप तो नहीं। प्रपोजल, हाँ बताया था आपको, ऑफर और प्रपोजल एक ही चीज, शाबाश। प्रेजेंटेशन अल्लाह जाने, ये उसने ओंगी बोंगी, अच्छा बात कहा था बड़ी बोंगी सी भी ऑप्शन दे देता, बड़ी, हाँ जी बिल्कुल। कुछ एमसीक्यूज होते हैं ना उनमें देखें तो एमसीक्यू इस तरह होते हैं, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है, आगे लिखा होता है एक यस एक नो,
अच्छा यस या नो चले समझ आता है, फिर वो लिखा था पार्शली यस फिर पार्शली नो, तो सीधा सीधा पता होता है कि पार्शली यस नो हमेशा ही गलत है, हमेशा ही गलत है। ऐसे थोड़े भाई लॉ में कोई स्टेटमेंट या तो यस होती है या नो होती है, लॉ ग्रे एरिया में बात नहीं करता कभी। तो ये कुछ इस तरह के बताने का मकसद है कि 4 का पूरा करना था ना 4 ऑप्शन, तो बाज़ औक़ात वो 4 की गिनती पूरी करने के लिए होंगी बोंगी ऑप्शन भी दे दिया जाता है, तो आप स्टूडेंट परेशान हो जाता है, सर ये प्रेजेंटेशन क्या चीज होती है, ये कंसेप्ट तो आपने हमें पढ़ाया ही नहीं, ये कोई कंसेप्ट है ही नहीं। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन एन ऑफर, डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन, ये क्या है भला, ऑफर, ये ऑफर नहीं है, ये ऑफर नहीं है, ये ऑफर नहीं है, तो क्या है ये, हाँ जी इन्विटेशन टू ऑफर, इन्विटेशन टू ऑफर ये भी नहीं है, एडवर्टाइजमेंट ऑफरिंग रिवार्ड टू एनीवन ये ऑफर है, और कौन सी ऑफर है भला, जनरल ऑफर, ऑफर मेड इन ए जोक, हाँ जी हाँ जी इसमें इंटेंशन ही नहीं है कोई। थर्ड, ए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर ए लॉफुल एंड लीगल मैटर सफिशिएंटली स्टैम्प्ड एंड ड्यूली एड्रेस्ड इज पुट इनटू कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, देयर इज एक्सेप्टेंस जो है भेज दिया, क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, नो कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल है, फिर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल एट ऑप्शन ऑफ एक्सेप्टर, ए ऑप्शन वाइडेबल का मैंने समझाया आपको, वाइडेबल ये बार बार यूज होना है, कॉन्ट्रैक्ट 3 अल्फाज बार बार यूज होंगे, वैलिड, वाइड और वाइडेबल, तीनों का मतलब पता होना चाहिए। वैलिड वो जो हर लिहाज से वैलिड है, हर पार्टी के लिए वैलिड है, वाइड वो जो किसी भी पार्टी के लिए वैलिड नहीं, और वाइडेबल जी हाँ एक पार्टी के पास ऑप्शन है कि इसको कैंसिल करना चाहे कर सकते हैं। जी जी नो कॉन्ट्रैक्ट है, नो कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल का मतलब है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, यानी किसी भी पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं। ए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस वो कहता है कि लॉफुल मैटर था, क्योंकि इलीगल पे हमने पढ़ा हुआ कि एग्रीमेंट नहीं होते, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होती इलीगल, इसलिए उसने ये लाइन लिखी है कि लॉफुल मैटर है। सफिशिएंटली स्टैम्प, स्टैम्प का मतलब है कि स्टैम्प वगैरह लगा दी उसने, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में स्टैंपिंग रिक्वायर्ड होती है, कुछ में नहीं रिक्वायर्ड होती, तो शायद वो कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें स्टैंप रिक्वायर्ड, उसमें वो भी पूरी ड्यूली एड्रेस भी ठीक डाला, इज पुट इनटू ट्रांसमिशन हो, यानी वो कहना ये चाह रहा है कि बिल्कुल सही सारी रिक्वायरमेंट पूरी करके सही लेटर भेजा मैंने, तो ठीक है। 4, एन ऑफर इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम, एडवर्टाइजमेंट, प्राइस लिस्ट, डिस्प्ले ऑफ द गुड्स, अच्छा ये सारी, हाँ आप आपने क्वेश्चन पूछा था, बताइए ये क्या चीज है, ए बी और डी, इन्विटेशन टू ऑफर, शाबाश, ये इन्विटेशन, ऑफर क्या है, प्रपोजल फॉर डूइंग और नॉट डूइंग समथिंग। आगे चलते हैं। फाइव, ए मेक्स एन ऑफर टू बी ऑन 10 तारीख बाय ए लेटर विच रीच बी ऑन 12, ऑफर कब कम्युनिकेट हुई, 12 को। बी पोस्ट लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन 14, तो एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट ए कब हुई, 14 तारीख को, विच रीचेज ए ऑन 16, तो एज अगेंस्ट बी भी कब हो गई, 16। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट ए ऑन 14, जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस उसने सेंड किया, 14 बी ऑप्शन करेक्ट, कोई इशू। 6, ऑफर इज सिंपली एन एक्सप्रेशन of willingness to do or not to do something, intention to create legal relationship, intention to get assent of other party for offered act, हाँ ये पहले लाइन हमारे सिलेबस में ये भी होती थी, अब नहीं है, ये भाई ने शायद इसी वजह से पूछा था स्टार्ट में, assent का मतलब क्या है, assent का मतलब है रजामंदी, कंसेंट, बिल्कुल लॉ में कंसेंट ज्यादा वर्ड यूज होता है assent की जगह पे। 7, an offer can not be made by words of mouth, हो सकता है एक्सप्रेस, हाँ तो ये सिलेक्ट नहीं करना हमने, नॉट वाली ऑप्शन सिलेक्ट करनी। बाय द कंडक्ट ऑफ पार्टी, हो सकता है ये भी इंप्लाइड है। बाय सर्कमस्टेंसेस, हाँ ये भी इंप्लाइड। टू द ऑफरर हिमसेल्फ, ये नहीं हो सकता, कम से कम 2 पार्टीज होनी चाहिए, शाबाश। 8,
an offer is said to be revoked by non-fulfillment of conditions precedent to acceptance. Acceptance is not in prescribed mode. अच्छा ये तो चले हो गया, लेकिन बाकी ऑप्शन भी डिस्कस करना जरूरी है, समझना कि वो क्यों गलत है. Acceptance is not given in prescribed mode, but offerer does not reject. तो ये वही डेविएटेड एक्सेप्टेंस, लेकिन उससे इतराज नहीं किया, ला क्या ज्यूम करेगा, ओके हो गया ऑफर. ठीक है, तो इसका मतलब है इसमें ऑफर रिवोक नहीं हुई. और एक्सेप्टेंस इज नॉट गिवन विद इन रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम बट ऑफरर एक्सेप्ट्स इट. हालांकि रीजनेबल पीरियड ना होना तो ऑफर खत्म हो जाती है, लेकिन उसने एक्सेप्ट कर ली तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ऑफर रिवोक. तो फिर करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन का मतलब इसमें ऑफर रिवोक हो गई है. 9 एक्सेप्ट जी जी. अच्छा बाय सर्कमस्टेंसेस, बाय सर्कमस्टेंसेस कंडक्ट ही होता है. उन्होंने पूछा 7 के सी में बाय सर्कमस्टेंसेस से क्या मतलब, ये आगे एग्जांपल आएंगी अभी. ये भी बाय कंडक्ट एम्प्लॉयड ही होता है. नहीं, ये असल में इस सेंस में है कि अगर एक दुकानदार घर गया और पीछे उसकी दुकान को आग लग गई, साथ वाले ने, अब सर्कमस्टेंसेस ऐसे है, साथ वाले ने ना उसे पूछा ना बताया ना वो सामने है, और उसकी आग को बुझाया और उसमें उसका कोई नुकसान हो गया, तो क्या इस बंदे को उसे कोई कंपनसेशन देनी चाहिए कि नहीं? ला इसको, मैं भी इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एग्जांपल दी है. ये है बाय सर्कमस्टेंसेस. एक बंदा डूब रहा है, दूसरे बंदे ने छलांग लगा के उसको जान बचाई, क्या अब डूबने वाले को कुछ पैसे देने चाहिए? ये बाय ये सर्कमस्टेंसेस ऐसे, ठीक है, जिनमें पार्टीज का कोई डायरेक्ट जो है एक दूसरे से नहीं इंटरेक्शन होता. आगे चले. एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर. Which of the following statement is true? A proposal may be revoked at any time before communication of its acceptance is completed as against offeree. Offeree अहम लफ्ज है. ऑफरी के कंप्लीट होगी फिर ऑफर रिवोक नहीं कर सकता वो. हाँ जी, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट गलत होगी पहली. और बिफोर लिखा हुआ है, ऑफरी भी लिखा हुआ है भाई, ऑफरी जी, तो ये गलत स्टेटमेंट है ना. भाई एक मिनट है, कह रहा है प्रपोजल ऑफर रिवोक की जा सकती है कब? जब एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट ऑफरी. ऑफरी के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस हो गई ऑफरी, जो इसका मतलब है जब एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट ऑफरी हुई ना तो एज अगेंस्ट ऑफरर हो चुकी थी. पहले एज अगेंस्ट ऑफरर होती है फिर एज अगेंस्ट ऑफरी होती है. तो जब एज अगेंस्ट ऑफ, तो वो अपने ऑफर को रिवोक कर सकता है. अब तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब तो दोनों पार्टी बाइंडिंग हो गई. अच्छा, ऑफरी से पहले तो इस वक्त तक, अब ये दरमियान में है एक्सेप्टेंस, इस वक्त एज अगेंस्ट ऑफरर हो चुकी है, कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट ऑफरर हो चुकी है ना. उसने लिखा है ऑफरी, तो इसका मतलब है अभी एज अगेंस्ट ऑफरी एक्सेप्टेंस नहीं हुई, लेकिन एज अगेंस्ट ऑफरर हो चुकी है. तो अगर कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट ऑफरर हो चुकी हो, क्या उसको रिवोक कर सकता है ऑफरर? एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट एक्सेप्टर. ये सही स्टेटमेंट है. और ऑफर इनिशियली रिजेक्टेड में सब्सिक्वेंटली भी एक्सेप्टेड नहीं, ये तो इजी. लेटर ऑफ ऑफर में बी सेंट आफ्टर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस. 11 ए पर्सन कैन नॉट मेक एन ऑफर. ये तो वो पहले रीड हुआ. तो ऑफर गेट्स लीगल कॉन्सिक्वेंसेज एक्सेप्टेड, मेड तो नहीं, जब एक्सेप्टेंस तब भी लीगल कॉन्सिक्वेंस. इंप्लाइड एक्सेप्टेंस इज इन्फर्ड कंडक्ट. शाबाश.
साइलेंस से तो होती नहीं है कभी, और रिटर्न और ओरल हो तो वो एक्सेप्टेंस तो है लेकिन वो एक्सप्रेस है। 14 अब्दुल्ला ऑफर्ड बाय लेटर टू सेल करीम हिज मोटर बाइक फॉर ₹5,000. Kareem wrote back saying he accepted the offer and would pay in 2 installments at the end of the 2 following months. Is there a contract? No. नहीं कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, हाँ जी, काउंटर ऑफर। अच्छा, इसमें ए और सी में थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन इसमें सी ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। जब भी आप दो चीजों में कंफ्यूज हो रहे हो, ज्यादा बेहतर ऑप्शन आपने सेलेक्ट करनी है। असल में अभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, इसलिए उसे कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म की वर्ड यूज नहीं करना चाहिए था। यहां पे उसने ए में कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म क्या जिक्र किया, कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही नहीं, बेसिकली टर्म्स ऑफ ऑफर उसने डिफरेंट की। तो सी है कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? काउंटर ऑफर की वजह से। 15 लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज, हाँ जी, लॉ ऑफ ऑल एग्रीमेंट्स तो नहीं होता, सोशल एग्रीमेंट। चलिए, ये हो गया हमारा एमसीक्यू खत्म। एक मिनट है, अभी लेक्चर नहीं क्लोज करना। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट रूल ऑफ टेम्पटिंग केस स्टडीज, सिर्फ 2 मिनट दीजिए, सिर्फ 2 मिनट, 2 मिनट। हाँ हाँ बिल्कुल, जो मैं वो इधर 1:35-40 पे होती है, ये पीछे पत्थर वाली मस्जिद है। हाँ जी, सिर्फ 2 मिनट दीजिए। आइंदा हम कोशिश करेंगे वैसे कि 1:15 बजे तक कंप्लीट कर लें। आपने ये सुना होगा कि तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात की रोशनी में दफा 302 के तहत मुलजिम को सजाए मौत सुनाई दी जाती है। हमेशा जब कभी आपके जहन में आए ना कि लॉ की केस स्टडी कैसे सॉल्व करनी है, आपके जहन में ये सेंटेंस आ जाए, तमाम सबूतों गवाहों के बयानात की रोशनी में दफा 302 के तहत मौत की सजा सुनाई जाती। इसमें 3 चीजें हैं। पहली चीज डिसीजन, मौत की सजा। दूसरी चीज दफा 302, लीगल प्रोविजन। तीसरी तमाम सबूत और गवाहों के बयानात, फैक्ट्स ऑफ द केस। तो जब कभी आपने कोई भी लीगल केस अटेम्प्ट करना है, बेस्ट जो प्रेजेंटेशन है उसमें आपकी 3 चीजें होंगी। कौन कौन सी? रेलिवेंट लीगल प्रोविजन, डिसीजन, बेसिस ऑफ डिसीजन। इसकी तरतीब ऊंच नीच कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बेसिस, डिसीजन ऑफ बेसिस पहले लिख दें, लीगल प्रोविजन बाद, कोई इशू नहीं है। लेकिन बेहतर क्या है, पहले लीगल प्रोविजन लिखें ताकि आपकी अपनी भी रिवीजन हो जाए, और फिर डिसीजन एंड बेसिस ऑफ डिसीजन लिखें। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज? तो और लीगल प्रोविजन, अच्छा इसी तरह तरतीब मैंने आपको बताया ऊंच नीच कर सकते हैं। इसी तरह आपकी मर्जी है, हेडिंग भी चाहे दे या ना दे, हेडिंग, लेकिन बेहतरीन बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, हेडिंग दे। पहले हेडिंग दे रेलिवेंट लीगल प्रोविजन की, और नीचे रेलिवेंट लीगल प्रोविजन लिखे, और फिर हेडिंग दे डिसीजन एंड बेसिस ऑफ डिसीजन की, और फिर नीचे डिसीजन एंड बेसिस ऑफ डिसीजन लिखे। अभी सिर्फ सिखाया है, अभी मैंने आपके सामने कोई इसको अटेम्प्ट करके नहीं कि इस तरीके से करना है, सिर्फ इतना सीख लिया आपने। तो अब आपसे कोई पूछे ला की केस स्टडी कैसे सॉल्व करते हैं, आपने से क्या बताना है? तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात की रोशनी में दफा 302 के तहत सजाए मौत दी। 3 चीजें लाजमी होनी चाहिए, एक चीज भी स्किप करेंगे आपका नंबर का। लेकिन बहरहाल इसको फॉलो कैसे करना है वो आप अनइंटेंशनली सीखते जाएंगे जैसे जैसे सोल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन खास तौर पे मैंने भी आपको सिखाना है, लेकिन अभी नहीं, अभी 1 महीने का टाइम है, नहीं 3 हफ्ते का टाइम है, 1 हफ्ता तो गुजर गया तकरीबन। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।